नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नागपुरी से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, नागपुरी व्याकरण से संबंधित बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण से संबंधित बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। हाँ, यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल में रेगुलर नागपुरी क्षेत्रीय भाषा से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अनुनासिक, अनुस्वर, अल्पप्राण, महाप्राण और बालाघात। इस वीडियो में हम लोग ये सारे बातें को जानने का प्रयास करेंगे और पूरा विस्तार से। ये नागपुरी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें लगेगा कि कहीं पर हिंदी से भी समझाना चाहिए, तो उस जगह में मैं आप लोगों को हिंदी से बताते चलूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अनुनासिक इसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला। ऐसा उच्चारण जो नाक और मुंह से होता है, जैसे नाव। नाव, जैसे नाव बोल रहे हैं तो आप लोग गौर करिए, एक बार बोल के देखिए मेरे साथ। नाव, ये किससे हो रहा है? इसका उच्चारण नाक और मुंह से हो रहा है। गांव, गांव देखिए इस तरह से, ये नाक और मुंह से हो रहा है। ये भी नाव, गांव, ठाव, इस तरह से जितने भी शब्द रहेंगे उसे हम लोग अनुनासिक कहेंगे। नाक और मुंह से जिसका उच्चारण किया जाता है वो अनुनासिक होता है। चलिए, आप लोगों को अनुनासिक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अनुस्वर। ईसन उच्चारण जे स्वर के बादे आवे वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। ऐसा उच्चारण जो स्वर का बाद आता है वह व्यंजन और उसका जो ध्वनि है नाक से निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोला जाता है। जैसे मंजूर, इसका उच्चारण नाक से हो रहा है। मंजूर, पैरी, इस तरह से जितने भी शब्द रहेंगे उसको अनुस्वर बोलेंगे, जिसका उच्चारण नाक से होता है। और जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसको अनुनासिक बोला जाता है। आगे देखिए, निर्नुनासिक, एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण, केवल मुंह से जिसका उच्चारण होता है उसको निर्नुनासिक कहा जाता है। जैसे खाए, काम, हर, फार। आप लोग एक बार मेरा साथ में बोल के देखिए। खाए, काम, हर, फार, ये सब क्या है? निर्नुनासिक है। ये सब का उच्चारण केवल मुंह से होता है। आगे देखिए, विसर्ग क्या होता है? नागपुरी में विसर्ग नहीं होएला, नागपुरी में विसर्ग नहीं होता है। ह्रस्व उच्चारण, नागपुरी में ह्रस्व उच्चारण हिंदी लखे होवेला, जैसे क, ग, च, ज, ये सब ह्रस्व है और इसका उच्चारण हिंदी जैसा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ उच्चारण, जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे वाला होवेला, जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे वाला होवेला तो उके दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होवेला, नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होता है। जैसे आ, अ जोड़ आ, ये दीर्घ उच्चारण है। जैसे दीर्घी, हर्षी जोड़ हर्षी, दीर्घी। दीर्घु, हर्षु जोड़ हर्षु, दीर्घु। अ जोड़ ए होता है, इसको मिला देने से तो क्या हुआ? ये दीर्घ उच्चारण हुआ। ओ, अ जोड़ उ, ये दीर्घ उच्चारण करेंगे तो ओ बन जाएगा। इकर में दुई मात्रा मेसा रहेला, मतलब कि इसमें दो मात्रा मिला हुआ रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को दीर्घ उच्चारण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर आप लोगों को लगे कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्प प्राण और अघोष ध्वनि मोटा मोटी एक ही है। अभी हम लोग अल्प प्राण और अघोष ध्वनि को जानेंगे। जहाँ उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा चाहे उच्चारण हल्लुक होए,
उके अल्प प्राण चाहे अघोष ध्वनि कहल जाएला, जिसका उच्चारण में कम ताकत लगाना पड़े और मुंह से उच्चारण जब करने लगेंगे तो कम हवा निकलेगा, आसानी से उच्चारण हो जाएगा, उसे अल्प प्राण या अघोष ध्वनि कहा जाता है। जैसे वर्णमाला का 100 पहिल और तीसर अक्षर, वर्णमाला जैसे क ख ग घ ङ, इस तरह को वर्णमाला कहा जाता है, तो उसमें वर्णमाला का सब पहला और तीसरा अक्षर अल्प प्राण या अघोष ध्वनि कहलाएगा। नागपुरियों में यही नियम है, नागपुरी में भी यही नियम है और हिंदी में भी वही नियम है। अल्प प्राण देखिए क्या होता है अल्प प्राण। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, वर्णमाला का पहिल मतलब पहला और तीसरा अक्षर, जैसे इसमें देख लीजिए क्या है, पहला और तीसरा क और ग, ये क पहला हुआ और ख ग ये तीसरा हो गया, तो ये दोनों अल्प प्राण हुआ। जैसे च ज ट ड त द प ब, ये सब क्या हुआ, ये अल्प प्राण हुआ, वर्णमाला के पहला और तीसरा अक्षर। तो अल्प प्राण भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे महाप्राण या घोष ध्वनि। महाप्राण और घोष ध्वनि मोटा मोटी एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला उके महाप्राण चाहे घोष ध्वनि कहल जाएला। जिस शब्द का उच्चारण में मुंह से ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है या फिर उसका उच्चारण में ज़्यादा हवा का जरूरत पड़ता है तो उसको महाप्राण या घोष ध्वनि कहते हैं। वर्णमाला का दूसर और चौथा वर्ण। अल्प प्राण में मैंने क्या बताया था, अल्प प्राण में वर्णमाला का पहला और तीसरा, बार बार मैं रिपीट करते जाऊंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। और देखिए महाप्राण में वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, ये महाप्राण है। जैसे दूसरा क्या है, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, देख लीजिए ख क्या है, दूसरा है और ये चौथा, ये क्या हो गया ख घ महाप्राण, छ झ ये महाप्राण। इस तरह से आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठ ढ थ ध ये क्या है, महाप्राण है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ट वर्ग कर आखिर अक्षर अण कर प्रयोग नागपुरी में नहीं होएला। ट वर्ग का अंतिम अक्षर अन का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, अन के जगह में न का प्रयोग किया जाता है। और ट वर्ग कर बाकी अक्षर कर प्रयोग नागपुरी में बगरा होएला। ट वर्ग के अन के अलावे जितने भी अक्षर हैं उस अक्षर का प्रयोग नागपुरी में ज्यादा होता है। तो इतने बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं संयुक्त अक्षर का प्रयोग। नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होएला ना, ये आप लोग जान लीजिए कि नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए कृष्ण, कृष्ण को हम लोग कृष्ण लिखना ये नागपुरी में गलत है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, कृष्ण को कृष्णा लिखेंगे। पिप्सा पिप्सा, तृष्णा तृष्णा, इस तरह से नागपुरी में लिखा जाता है। आगे देखिए मुदा अब नागपुरी कर क्यों विद्वान मन संयुक्त अक्षर कर प्रयोग करे लायक हैं, लेकिन अब नागपुरी में कोई कोई विद्वान सब संयुक्त अक्षर का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे तपस्या समस्या जैसन शब्द मन, ये सब को प्रयोग अब नागपुरी में होने लगा है। हिंदी का मौलिकता के बचाए के लिए संयुक्त अक्षर लिखल जाए लायक है। हिंदी का जो मौलिकता है उसको बचाने के लिए नागपुरी में ये जो शब्द है उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे बालाघात को। बालाघात को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपनी हिंदी पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद देखते हैं बालाघात को। अपनी हिंदी देखिए क्या होता है, जोन शब्द कर अंत में ह्रस्वी होवे और आगे व्यंजन होवे वो व्यंजन कर पहिल ई कर आगमन होवेला। देखिए इसको ध्यान से आप लोग देखिए, जिस शब्द का अंत में हर्षी होवे मतलब हर्षी हो और आगे व्यंजन हो, उसके आगे व्यंजन हो तो व्यंजन का पहले ई का आगमन होता है, मतलब ई वहां पर जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर जाति लिखा हुआ है, जाति में देखिए यहाँ हर्षी जाति, ये क्या हो रहा है, अंत में
हर्षी हो रहा है। और उसके पहले देखिए व्यंजन है, जब उसके आगे व्यंजन हो तो व्यंजन का पहिल ई का आगमन, मतलब व्यंजन का पहले ई का आगमन होगा। देख लीजिए, जा ई त, जाइत। इस तरह से जितने भी शब्द मिलेंगे वो अपनिहिति होगा। जैसे भांति, भांति, आपको परीक्षा में अपनिहिति छांटने के लिए आता है तो आप इसको ध्यान से देखिए। चाल, चाइल, ढाल, ढाइल, दाल, दाइल, किस तरह से ये बदल जाता है। देखिए यहाँ पर चाल, चाइल अपनिहिति नागपुरी भाषा कर खास विशेषता है कि नागपुरी में एकर प्रयोग दूसर भाषा से, नागपुरी में इसका प्रयोग दूसरा भाषा से ज़्यादा होता है। अब देखिए अपनिहिति आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग बालाघात को भी देख लेते हैं। बालाघात क्या होता है? नागपुरी में बालाघात कर प्रयोग होवेला, मुदा इकर रूप बदल के अपनिहिति तेर प्रयोग होवेला। इसका रूप जो अभी हमने अपनिहिति पढ़े उसी की तरह बदल जाते हैं। जात, जाइत, पात, पाइत। बालाघात एक वर्ण कर अपनिहिति है के, मतलब कि एक तरह का अपनिहिति है। तो उम्मीद है ये सारी बातें भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नागपुरी में और विशेष बातें हम लोग को जानना है, देख रहे हैं उसी को। वर्ण कर लोप, नागपुरी में देवनागरी कर कई ठो वर्ण नहीं भेटाएना। कई ठो वर्ण कर ठावे एके वर्ण कर प्रयोग होवेला, इखे वर्ण कर लोप या कमी कहल जाएला। नागपुरी में वर्ण का लोप उसी को कहते हैं जिसमें कितने वर्णों का प्रयोग नहीं होता है या उस वर्ण के जगह में एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाता है, उसी को वर्ण का लोप कहा जा रहा है। नागपुरी में देखिए अण, तल व्यासा, पेट कटासा, अक्ष, प्र, ज्ञ कर प्रयोग नहीं होएला। ये सारे अक्षर का प्रयोग नहीं होता है। अन कठाव में न का प्रयोग होता है और तल व्यासा और पेट कटासा का जगह में दंश का प्रयोग होता है। अक्ष का ठाव में छ चाहे ख का प्रयोग होएला। अक्षय है उसके जगह में छ या ख का प्रयोग होता है। जैसे पक्ष, पक्ष में क्या होगा? पख। पंछी, पंछी। रिछ, रिछ चाहे रिख होगा। क्षमा, क्षमा। ज्ञान, ज्ञान। इस तरह से वर्ण कर लोप कोनवे भाषा कर कमी ना लागे, बल्कि इकर से भाषा और सहज, सरल, मधुर भाव धरेला। देखिए वर्ण का लोप से कोई भी भाषा में कमी नहीं आता है, बल्कि उस भाषा को सहज, सरल और मधुर बनाता है। असल में कई ठो वर्ण कर प्रयोग बहुत ही कम होएला। असल में मतलब कि कितने वर्ण का प्रयोग बहुत ही कम इसमें होता है, जो मैंने बता दिया है। या तो वर्ण उसका प्रयोग नहीं होता है या फिर उसका रूप बदल जाता है। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक नागपुरी व्याकरण का। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।